हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए ऑप्शन है मुद्रा, बी ऑप्शन है खेतों के कागज, सी ऑप्शन है जमीन, डी ऑप्शन है सोना और चांदी। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो मुद्रा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कागजी मुद्रा का शुरुआत किस देश ने किया। तो चीन ने किया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। ए ऑप्शन है बेतिया में, बी ऑप्शन है वाल्मीकि नगर में, सी ऑप्शन है मोतिहारी में, डी ऑप्शन है छपरा में। यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है। तो वाल्मीकि नगर में हुआ है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार का सुख किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि अंकुर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। ए ऑप्शन है विष्णु को, बी ऑप्शन है ब्रह्मा को, सी ऑप्शन है शिव को, डी ऑप्शन है इंद्र को। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकुर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। तो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकुर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो कंबोडिया में स्थित है। और अंकुर वाट का मंदिर किसने बनवाया। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश से, डी ऑप्शन है तमिलनाडु से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था। तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने, सी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने, डी ऑप्शन है जनरल ओ डायर ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था। तो जनरल ओ डायर ने चलवाया था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। ए ऑप्शन है सोने के सिक्के, बी ऑप्शन है कागज के नोट, सी ऑप्शन है चांदी के सिक्के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो कागज के नोट हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में नोट कौन जारी करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है। तो मुंबई में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जूट उत्पादन में ए ऑप्शन है वृद्धि हो रही है, बी ऑप्शन है गिरावट हो रही है, सी ऑप्शन है स्थिर है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जूट उत्पादन में तो गिरावट हो रही है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत के किस राज्य में जूट सबसे अधिक होता है। तो पश्चिम बंगाल में जूट सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि जनेवा समझौता कब हुआ। ए ऑप्शन है 1954 में, बी ऑप्शन है 1960 में, सी ऑप्शन है 1950 में, डी ऑप्शन है 1946 में।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनेवा समझौता कब हुआ, तो जनेवा समझौता 1954 में हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांट दिया गया, तो वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। ए ऑप्शन है 1947 में, बी ऑप्शन है 1945 में, सी ऑप्शन है 1948 में, डी ऑप्शन है 1949 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ, तो श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत कब आजाद हुआ, तो भारत 1947 में आजाद हुआ। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है बचत, बी ऑप्शन है खर्च, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, तो बचत कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपका मान लीजिए आय 100 रुपया है और आप यहाँ पे उपभोग 70 रुपया कर देते हैं, यानी खर्च 70 रुपया कर देते हैं, तो यहाँ पे 30 रुपया बचेगा। और जो आपका 30 रुपया बचेगा वो आपका बचत कहलाएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है सिवान, सी ऑप्शन है दरभंगा, डी ऑप्शन है समस्तीपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो पटना जिला है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था। ए ऑप्शन है विद्यार्थी को, बी ऑप्शन है सैनिकों को, सी ऑप्शन है फ्रांसीसी नागरिकों को, डी ऑप्शन है चीनी नागरिकों को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वियतनाम में क्लोन किन्हें कहा जाता था, तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। ए ऑप्शन है सांसदों और विधायकों पर, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति पर, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दल बदल कानून कब लागू हुआ, तो 1985 में लागू हुआ। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। ए ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल के, बी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया के, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला, तो बारदोली सत्याग्रह में मिला। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में कागजी नोट कौन जारी करता है। ए ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, डी ऑप्शन है केनरा बैंक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कागजी नोट कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है सड़क मार्ग से, बी ऑप्शन है जल मार्ग से, सी ऑप्शन है वायु मार्ग से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो इंग्लैंड में हुई। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ, तो सूती वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। ए ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, बी ऑप्शन है 15 जनवरी 1950 को, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, डी ऑप्शन है 26 अगस्त 1950 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान किसने लिखा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। और भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी ऑप्शन है एनी बेसेंट, सी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे देखिए पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो पहली महिला अध्यक्ष आपसे अगर पूछे तो एनी बेसेंट होगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है, तो स्वचालित टेलर मशीन होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आप एटीएम से 24 घंटे पैसे निकाल भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ए ऑप्शन है धनबाद में, बी ऑप्शन है दिल्ली में, सी ऑप्शन है रायपुर में, डी ऑप्शन है गुवाहाटी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो दिल्ली में उपलब्ध है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो चली थी, तो भारत का जो कोलकाता है उसमें सबसे पहले मेट्रो चली थी। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1920 में, सी ऑप्शन है 1848 में, डी ऑप्शन है 1881 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1920 ईस्वी में हुई। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 1885 में हुआ। और किसने किया, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन है। ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है चंडीगढ़, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1906 में,
बी ऑप्शन है 1907 में, सी ऑप्शन है 1908 में, डी ऑप्शन है 1909 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि विनिमय के कितने रूप होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विनिमय के कितने रूप होते हैं। तो विनिमय के 2 रूप होते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा होता है मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। ए ऑप्शन है 1974 में, बी ऑप्शन है 1984 में, सी ऑप्शन है 1992 में, डी ऑप्शन है 1994 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। तो 1984 में हुई थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। ए ऑप्शन है ओवन ने, बी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, सी ऑप्शन है लुई ब्लॉन्क ने, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो कार्ल मार्क्स ने किया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं। तो लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि साख का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है ऋण लौटाने की क्षमता, बी ऑप्शन है विश्वास, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साख का अर्थ क्या होता है। तो ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास दोनों होता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। ए ऑप्शन है रोहतास जिला में, बी ऑप्शन है सीवान जिला में, सी ऑप्शन है गया जिला में, डी ऑप्शन है पटना जिला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो रोहतास जिला में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है। तो जयप्रकाश हवाई अड्डा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि पटना का गोलघर कब बना था। ए ऑप्शन है 1700 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1786 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1780 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1790 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का गोलघर कब बना था। तो पटना का गोलघर 1786 ईस्वी में बना था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पटना का गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय हित, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, डी ऑप्शन है अलगाववाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है तो अलगाववाद है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ। ए ऑप्शन है 1986 ईस्वी में,
बी ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1987 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1988 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो 1986 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि तंबाकू, जूट, कपास और गन्ना कौन सी फसल है। ए ऑप्शन है रबी फसल, बी ऑप्शन है खरीफ फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल, डी ऑप्शन है नकदी फसल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तंबाकू, जूट, कपास और गन्ना कौन सी फसल है, तो ये नकदी फसल है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो चावल होता है ये खरीफ फसल होता है और गेहूं रबी फसल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहरों का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है। ए ऑप्शन है 12 वर्ष, बी ऑप्शन है 18 वर्ष, सी ऑप्शन है 21 वर्ष, डी ऑप्शन है 22 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 18 वर्ष है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मुखिया और विधायक बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष होना चाहिए। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। ए ऑप्शन है रूस का राजा, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, डी ऑप्शन है प्रशा का चांसलर। यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था, तो जो मेटरनिक था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रूस में राजा को क्या कहते हैं, तो जार कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि सोने की आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना जरूरी है। ए ऑप्शन है ISI मार्क का, बी ऑप्शन है हॉलमार्क का, सी ऑप्शन है एग मार्क का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोने की आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त का चिन्ह का होना जरूरी है, तो हॉलमार्क का होना जरूरी है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है, और जो आभूषण बना हुआ सोना होता है ये 22 कैरेट का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है कर्नाटक में, बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है असम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहवा किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो भारत में जो कहवा यानी जो कॉफ़ी उगाई जाती है, कौन सी कॉफ़ी उगाई जाती है, तो अरेबिका कॉफ़ी उगाई जाती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है चीन में। यहाँ पे आपको बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया, तो गुटेनबर्ग ने किया। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक को छापा, तो बाइबिल को छापा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि बाजार का महत्वपूर्ण अंग है। एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाजार का महत्वपूर्ण अंग है तो उपभोक्ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि उजला सोना किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है कपास को, बी ऑप्शन है रेशम को, सी ऑप्शन है जूट को, डी ऑप्शन है गन्ना को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है, तो उजला सोना कपास को कहा जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
और कपास सबसे अधिक गुजरात राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। और सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है और जूट सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। ए ऑप्शन है चीन ने, बी ऑप्शन है भारत ने, सी ऑप्शन है फ्रांस ने, डी ऑप्शन है पाकिस्तान ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की। तो चीन ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि जागो ग्राहक जागो किसका नारा है। ए ऑप्शन है उपभोक्ता जागरण का, बी ऑप्शन है व्यवसायी जागरण का, सी ऑप्शन है कृषक जागरण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जागो ग्राहक जागो किसका नारा है, तो उपभोक्ता जागरण का है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य में से हुआ था। ए ऑप्शन है उत्तराखंड से, बी ऑप्शन है पंजाब से, सी ऑप्शन है गुजरात से, डी ऑप्शन है असम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो गेहूं के फसल पर पड़ा। और हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। ए ऑप्शन है बंगाल गजट का, बी ऑप्शन है यंग इंडिया का, सी ऑप्शन है हिंदुस्तान का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह है। ए ऑप्शन है एग मार्क, बी ऑप्शन है हॉलमार्क, सी ऑप्शन है ISI मार्क, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह है, तो एग मार्क है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है मैग्नीज को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। ए ऑप्शन है 2001 में, बी ऑप्शन है 2003 में, सी ऑप्शन है 2005 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, तो 2005 में पारित हुआ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि बिहार में पंचायती राज संस्था कितनी स्तरीय है। ए ऑप्शन है 1 स्तरीय, बी ऑप्शन है 2 स्तरीय, सी ऑप्शन है 3 स्तरीय, डी ऑप्शन है 4 स्तरीय। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।